अब आ गया है कूलाम का नियम। ओके, 1.6 छठा पॉइंट है बेसिकली कूलाम का नियम। कूलाम का नियम क्या है? दो आवेशों के बीच में लगने वाला ये बल है, यानी एक आवेश दूसरे आवेश पर बल लगाता है। इसकी जो धारणा है, अभिधारणा जो है वो क्या है कि आता कहाँ से है, बेसिक कहाँ से आया। बेसिक में कह रहे हैं कि भाई अगर कोई गतिमान आवेश या किसी त्वरण के अधीन चलने वाला आवेश जो है एक विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न करता है और इस विद्युत चुंबकीय तरंग के उत्पन्न होने से किसी दूसरे आवेश पर एक बल जो है वो लग जाता है, ये इसकी बेसिक धारणा है। बाकी जैसा प्रकृति में पाया जाता है, जैसा प्रकृति में होता है, नेचर में जो घट रहा होता है, उसी के हिसाब से नियम जो है बनाए जाते हैं। अब है कि ये क्या है कि प्रकृति में किस प्रकार के बल काम करते हैं। कहता है परिमाणों, जो परिमाण होते हैं, परिमाणों पर और दो आवेशों के बीच की दूरी पर ये बल जो है निर्भर करता है। अब इसमें जो कांस्टेंट है वो क्या है? एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता अथवा निर्वात का प्रावैद्युतांक। निर्वात की विद्युतशीलता है ना, इसे कहते हैं परमिटिविटी, और प्रावैद्युतांक यानी डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ऐसा बोल देते हैं, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब ये नियम जो है आया है लगभग 1785, क्योंकि जो ब्लू प्रिंट है एनसीईआरटी में, जो ब्लू प्रिंट आप देख रहे हैं इस पर लिखा होता है, तो ये आया है 1785 में। और ये नियम जो है किस प्रकार है, ये काम कैसे करता है, चलिए मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी दे देता हूँ। ओके, तो हम पहुँच गए हैं कूलाम का नियम। कूलम्स लॉ, COULOUMB, कूलम्स लॉ। ओके, बिंदु आवेश, शर्तें क्या हैं? बिंदु आवेश, दो बिंदु आवेशों के मध्य, दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल, सिंपल सी बात है। अब दो बिंदु आवेश क्या है? मान लीजिए एक ये कोई आवेश बताएं ऐसे, ये है मान लीजिए Q1 और दूसरा कोई और है, ये है Q2। अब देखिए यहाँ पर जो बल है, बल इनके प्रकृति के अनुसार सूत्र में नहीं है, यानी बल में ये नहीं बताया जाएगा कि ये बल प्रतिकर्षित है या आकर्षित है। ये हमें अपनी तरफ से देखना पड़ेगा वो चार्ज कैसे हैं, उन चार्ज की जो प्रकृति है वो कैसी है। यानी अगर वो दोनों एक जैसी प्रकृति के हैं, मान लो दोनों धन आवेश हैं तो, या ऋण आवेश हैं, तो उस केस में क्या होगा कि ये प्रतिकर्षण बल होगा। और अगर वो विपरीत प्रकृति के हैं, धन आवेश ऋण आवेश, तो ये आकर्षित या आकर्षण की प्रकृति का होगा, यानी वो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। अब इन दोनों के बीच की जो दूरी है, दोनों के बीच की कम से कम दूरी है ना, अब वो कितनी बनाई? वो बनाई R। कहता है जो बल है, ये बल है कि
Q1 और Q2 के गुणनफल का परिमाण अपॉन R स्क्वायर, कहता है ये बल है। ठीक, तो बेसिकली बस यही है कूलाम का नियम। अगर इस बल को पूरी तरह परिभाषित करें तो आप जानते हैं कि बल एक सदिश राशि है, यानी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो दिशा, किस दिशा में बल होगा, वो हम गणितीय विधि का प्रयोग करके अपने तरीके से इसको सदिश अवस्था में यानी वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे। ठीक, लेकिन कूलाम का नियम बस यही है। अब इसमें बात आती है कि जो K है वो क्या है, जहाँ के माध्यम, कौन सा माध्यम, जिसमें आवेश रखे हैं का नियतांक है। ठीक, अब ये जो नियतांक है ये क्या है, कहता है निर्वात में K का मान कितना है, 9×10⁹। ये कहाँ है, ये है निर्वात में। परिभाषित हुआ है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक, एप्सिलॉन नॉट का मान परिभाषित हुआ है 8.851×10⁻⁻12 और इसकी जो इकाई है, इसका जो मात्रक है, इसकी यूनिट है, वो यहाँ से लगाई जा सकती है K का रखने के बाद, K का मान। तो K का मान रखने के बाद ये फार्मूला किस प्रकार से आ जाएगा, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ Q1 Q2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। तो देखिए, अगर मैं इस एप्सिलॉन नॉट का या एप्सिलॉन 0 का मात्रक बनाता हूँ तो ये ऊपर जाएगा और बल नीचे आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, ये कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में। तो ये आ जाएगा कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये बनेगा इसका मात्रक। ठीक, इसे क्या कहेंगे, निर्वात की विद्युतशीलता। इसका नाम क्या हो गया, निर्वात की विद्युतशीलता या वैद्युतशीलता, विद्युत या वैद्युत, वैद्युतशीलता, पहले वैद्युत लिखते हैं, कोई बात नहीं, विद्युतशीलता लिख दो। यानी इसे कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक, अब ये बल की बात है। अब ये किस प्रकार का बल है, तो ये बात हुई कि अगर आवेश एक जैसे हैं यानी धनात्मक हैं तो ये प्रतिकर्षण बल होगा, और अगर ऋणात्मक हैं तो भी प्रतिकर्षण बल होगा, और अगर विपरीत प्रकृति के हैं, पॉजिटिव नेगेटिव हैं, तो आकर्षण बल होगा। तो इसलिए अभी ये नहीं कह सकते कि ये आवेश किस प्रकार के हैं, केवल बल का परिमाण ही इस नियम के अनुसार निकला है। अब अगर अन्य किसी माध्यम में, निर्वात के अलावा अगर अन्य किसी माध्यम में आवेश रखे हों तो वहाँ उस माध्यम की विद्युतशीलता लगती है। ठीक, अब उस माध्यम की विद्युतशीलता यानी वहाँ का जो डाइलेक्ट्रिक है या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो यहाँ पर लगाया जाता है। ठीक, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यानी जो प्रावैद्युतांक है, सापेक्षिक प्रावैद्युतांक कहते हैं बेसिकली उसको, रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक, वो कितना होता है, तो वो क्या करें कि किसी निर्वात के सापेक्ष, ठीक, उस चीज़ को देखा जा सकता है माध्यम का प्रावैद्युतांक बटे निर्वात का प्रावैद्युतांक। अब थोड़ा सा इस नियम को किसी अन्य माध्यम में लिख देता हूँ, यहाँ से हटा देता हूँ अन्य माध्यम में, तो यहाँ से लिख देता हूँ किसी अन्य माध्यम में क्या हो जाएगा,
या किसी माध्यम में, ऐसे लिख देते हैं, ठीक। क्या हो जाएगा के का मान हो जाएगा 1/4 पाई एप्साइलन, बस, ठीक। ये एप्साइलन क्या होगा, ये होगा माध्यम का प्रावैद्युतांक, ठीक। अब माध्यम का प्रावैद्युतांक निर्वात के प्रावैद्युतांक से किस प्रकार संबंध रखता है, कहता है ये होता है बड़ा के, जिसे कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, यानी ये भी एक कांस्टेंट है, डाई इलेक्ट्रिक में इस्तेमाल होता है ये, और ये होता है एप्साइलन अपॉन एप्साइलन नॉट। ये कहते हैं सापेक्षिक प्रावैद्युतांक या आपेक्षिक प्रावैद्युतांक, ठीक। तो ये क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी, आपेक्षिक प्रावैद्युतांक। तो ये भी कई बार दिया होता है, अगर ये दिया है तो इसका मतलब ये है कि फिर इसके अनुसार आपको बलों के परिमाण बताने होंगे, वो जैसा कि सवाल में आएगा, या मैं अभी एक उदाहरण दूंगा आपको तो आप इसको समझ जाएंगे, ठीक। अब बात करते हैं कि किस प्रकार का ये नियम है और ये बल जो है किस प्रकार काम करता है, ठीक। अब बनाते हैं किस प्रकार ये काम करता है। दिशाओं को इसमें शामिल कर देते हैं, डायरेक्शन को इसमें शामिल कर देते हैं, क्यों, क्योंकि बल एक सदिश राशि है, ठीक। अब लिखते हैं बल का सदिश निरूपण, यानी वेक्टर रिप्रेजेंटेशन या वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। तो लिखो बल का सदिश निरूपण, ठीक, या वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ, ठीक है। अब इसमें क्या करें, जब हम बल का सदिश निरूपण करते हैं तो जहाँ जहाँ पर ये आवेश रखे हैं वहाँ वहाँ पर हमें इनकी स्थिति वेक्टर में बतानी पड़ेगी। तो सिंपली ये देख लें पहले, मान लीजिए दो आवेश रखे हैं, देखिए एक आवेश ये रखा मैंने और एक आवेश मैंने यहाँ रख दिया। ये है आवेश Q1 और ये है Q2, ठीक। और ये मानना पड़ेगा कि ये आवेश धनात्मक हैं, ऋणात्मक हैं, कैसे हैं, तो हम मानते हैं कि ये दोनों धनात्मक हैं, क्योंकि जब भी हम अपने फॉर्मूले बनाते हैं तो पॉजिटिव नंबर पर बनाते हैं, पॉजिटिव क्वांटिटी पर बनाते हैं, धनात्मक पर बनाते हैं। अब जहाँ ये रखे हैं वहाँ से मूल बिंदु से या किसी भी स्थिति के सापेक्ष इनकी स्थिति का वेक्टर यानी सदिश लिखना पड़ेगा। अब उसके बाद मान लेते हैं कि यहाँ मूल बिंदु है और यहाँ से ये रखा है स्थिति R1 पर और ये रखा है R2 पर, जिसमें वेक्टर की दिशा आवेश की तरफ बताई गई है ऐसे। और यहाँ पे क्या है, कहता ये है O, ठीक, ये है मूल बिंदु, जिसे मान लिया गया मूल बिंदु या एक नियत बिंदु जो नहीं चलता है, ऐसा मान सकते हैं। अब इसके बाद इन दोनों के बीच में जो मिलाने वाली रेखा है, छोटे से छोटी जो डिस्टेंस है उसको मिला देते हैं। देखो ये रही,
ठीक, अब ये क्या है, कहता है जी आर है, इसको आर मान लो, वेक्टर आर। ठीक, और इस आर की दिशा इस प्रकार बनाना जिस प्रकार बल बनेगा। अब मान लीजिए Q1 पर बल है ना, तो लिखते हैं आवेश Q1 पर बल। तो देखते हैं कैसे बनेगी आर की दिशा। आवेश Q1 पर बल। ठीक, अब देखो आवेश Q1 पर जो बल लगेगा वो इस तरफ को लगेगा, F। ठीक, वो लगेगा 2 से 1 की तरफ, तो उसे लिख देंगे F21 और उसे बना देंगे सदिश। अब इस R की दिशा, बल की दिशा बनानी पड़ेगी, यानी जो R की दिशा है वो बना दी मैंने इस तरफ को, यानी R की दिशा से ही मैं बल पे दिशा लगाऊंगा। ठीक है, अब बल का मान लिख देता हूँ। बल का मान लिख रहा हूँ केवल, ये है Q1 Q2 का परिमाण बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, आर के परिमाण का स्क्वायर, यानी जो आर है इसका जितना भी परिमाण है उसका स्क्वायर। ठीक, अब मैं इस पे दिशा लगाऊंगा, डायरेक्शन लगाऊंगा। क्या डायरेक्शन लगाऊंगा? आर की डायरेक्शन। तो किसी भी सदिश राशि की दिशा लगाई जाती है सदिश राशि बटे उसका परिमाण। तो अब मैं इसे वेक्टर बना दूंगा, लिख दूंगा 2 1 और यहाँ लगा दूंगा आर का की दिशा। ठीक, ये जो कैप लगी है, टोपी लगी है, इसका मतलब है दिशा। ठीक, इस आर की दिशा। अब इसमें आर क्या है? आर है वेक्टर आर बटे आर का परिमाण। ठीक, यानी ये हो गया सदिश निरूपण, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। अगर सदिश राशि के पदों में कूलाम के नियम को लिखा जाए तो ऐसे लिखा जाता है। अब अगर मैं यहाँ F21 के बजाय F12 कर दूँ, यानी Q2 पर लगने वाला बल कर दूँ, तो वो इसका उल्टा होगा। देखो ऐसे, ये हो गया F12। ठीक, इसमें जो R की दिशा है वो माइनस में R की दिशा हो जाएगी, यानी F12 कितना होगा? माइनस F21। ठीक, तो ये सीधी सी बात है बिल्कुल। तो ये क्या हुआ? ये हुआ सदिश निरूपण, है ना। एक लाइन जो है थोड़ी सी तिरछी है ना, इसको लाइन को सीधा करता हूं। देखो ये हो गया आवेश Q2, ओके, और ये बनाई सीधी लाइन, और ये हो गया F12। ओके, डन, फाइनल। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है कि जैसे ही आप परीक्षा में सवाल लिखते हैं, कहते हैं जो कूलाम का नियम का सदिश निरूपण लिखिए, तो क्या होता है कि ये चीज़ लिखनी होती है आपको। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि जो भाषा है, यानी Q1 की स्थिति R1 है, Q2 की स्थिति R2 है, वो दो दो लाइनों में लिख के, इसको लिख के आप बता देंगे। ठीक, उसके बाद यहाँ जो नियतांक है उसके बारे में बता देंगे कि ये इतना होता है। ठीक, इसका मान कितना होता है? अब ये 1/4/ε0 है, इसका मान होता है 9×10⁹ ठीक, निर्वात के लिए होता है इतना। तो ये हो गया कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। ठीक, अब देखेंगे कि इसके बारे में आगे क्या कहा गया है। ठीक, और क्या क्या इसमें कंसेप्ट हैं।
अब बात आई भाई कैसा बल है, यानी बल की प्रवृत्ति क्या है, बल की क्या प्रकृति है। ठीक, तो बल की प्रकृति अगर लिखें, बल की प्रकृति है ना, नेचर ऑफ फोर्स, तो कहता है कि ये संरक्षित बल है। यानी पहला नंबर किसका, कि ये संरक्षित बल है। ठीक, और शर्त क्या थी, बिंदु आवेशों पर लागू है, ये बात भी थी। अब संरक्षित बल कैसा होता है, ठीक, कहता है बल द्वारा किया गया कार्य, बल द्वारा किया गया कार्य पथ की लंबाई पर या पथ पर निर्भर नहीं करता, आवेशों द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई पर निर्भर नहीं करता। तो लिख सकते हैं कि बल द्वारा किया गया कार्य आवेशों द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई पर निर्भर नहीं करता। ओके, तो ये तो बात हुई संरक्षित बल। अब इसमें निर्भर किस पे करता है, कहता आवेशों की अंतिम और प्रारंभिक स्थिति पर निर्भर करता है। यानी आवेश की पहली स्थिति क्या थी और बाद की स्थिति क्या है। अब इसका मतलब थोड़ा समझ लेते हैं। मान लीजिए ये प्लस क्यू आवेश है यहाँ पे, और ये स्थित है, यानी ये विराम अवस्था में है, और यहाँ एक आवेश है Q1। ठीक, जो पहली स्थिति है R1, ये सदिश है, इसे कहते हैं कि ये वेक्टर है। ठीक, और ये फिक्स है, एक जगह पर रखा है, विराम अवस्था में है, इसको फिक्स कर दिया गया, बांध दिया गया। अब कहता है इस रास्ते से इसको यहाँ ले गया मैं Q1 को। ठीक, यानी मैं इस रास्ते से घुमाया मैंने और मैं यहाँ ले गया, तो Q1 यहाँ पहुँच गया। कहता है अब जो अंतिम स्थिति है वो R2 है। ठीक, कहता है R1 R2 पर निर्भर करता है, ना कि इस रास्ते की लंबाई पर, लेकिन इस बल के द्वारा किया गया कार्य, यानी जो कूलाम के नियम से बल निकाला आपने कि Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, उस बल के द्वारा, यानी विद्युत बल के द्वारा किया गया कार्य। हम बाहर से कितना कार्य करते हैं उसके द्वारा नहीं, वो कम ज़्यादा हो सकता है। जो निकाय है, जो आंतरिक बल है, वो कैसा है, वो है विद्युत बल, तो उसके द्वारा किया गया कार्य। अब जैसे मान लीजिए मैं इसे छोड़ दूं चौक को, तो ये नीचे गिरेगी, तो यहाँ पर जो कार्य करेगा, अगर मैं हवा का प्रतिरोध ना मानूं तो कौन सा बल कार्य करेगा, कहता है जी गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करेगा। अब मैं इसी को एक तिरछे रास्ते से दूसरे रास्ते से लेके जाऊं और वहीं पहुंचा दूं जहाँ ये गिर के गई है, उसी फर्श पे डाल दूं इसको, तो कहता तब भी कार्य जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो गुरुत्वाकर्षण बल है, तब भी वो उतना ही करेगा। क्यों, क्योंकि वो भी संरक्षित बल है। तो इस प्रकार संरक्षित बल कौन से बल होते हैं, जिनके द्वारा किया गया कार्य रास्तों पर या रास्तों की लंबाइयों पर निर्भर नहीं करता, बल्कि प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है। ठीक, तो यह है संरक्षित बल। उसके बाद
कहता है केंद्रीय बल है। केंद्रीय बल है यानी सेंट्रल फोर्स है, सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स यानी किसी केंद्र की तरफ लगा हुआ होता है। जहाँ पे लगा है, जिस डायरेक्शन में लगा है वहाँ से देखें तो बहुत सारे अलग अलग स्थितियों में लगा के देखें तो कहता है केंद्र की तरफ रहता है। अब इसके लिए क्या है, केंद्रीय बलों की शर्त क्या होती है मैं आपको बताता हूँ कि केंद्रीय बलों में मान लीजिए इस धनात्मक आवेश को यहाँ फिक्स कर दिया जाए और इसके चारों तरफ एक ऋणात्मक आवेश को घुमा दिया जाए, यह है ऋणात्मक आवेश -q। तो कहता है ये फिक्स है, इसके चारों तरफ घूमने वाला बल आवेश का कोणीय संवेग संरक्षित रहता है। कोणीय संवेग संरक्षित रहता है। यानी अगर कोई सेंट्रल फोर्स है, केंद्रीय बल है, तो ये कहाँ आ जाएगी बात, मामला कहाँ पहुँचेगा। कहता है जी नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है और वो इसी विद्युत बल के द्वारा नाभिक से जुड़ा होता है। उसका कोणीय संवेग नियत रहता है, कांस्टेंट रहता है। और सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी या अन्य ग्रह घूमते रहते हैं, उनका भी कोणीय संवेग नियत रहता है, वो भी इसी प्रकार का बल है। व्युत्क्रमानुपाती जो नियम है उसको मानता है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। ठीक, तो यानी F व्युत्क्रमानुपाती r²। ठीक, तो ये केंद्रीय बल है, यानी प्राकृतिक जो बल होता है वो गुरुत्वाकर्षण का बल है या विद्युत बल है या चुंबकीय बल है। एक चुंबकीय बल की बात भी होगी जब हम चुंबक के बारे में पढ़ेंगे, मैग्नेट के बारे में पढ़ेंगे। कहता है ये केंद्रीय बल होते हैं। इसके अलावा अगर और कोई ऐसा बल अपनी तरफ से बनाया जाए, जैसे स्प्रिंग में देखा होगा आपने, स्प्रिंग में 11वीं कक्षा में पढ़ा होगा, स्प्रिंग में बल। कहता है स्प्रिंग में भी केंद्रीय बल हो जाता है। अगर खींच के स्प्रिंग को रखें और एक वृत्ताकार गति उसको दे दें, किसी द्रव्यमान को बांध दें, तो वो बल भी केंद्रीय बल हो जाता है। कहता जी बाकी बल हालात के अनुसार हैं, सिचुएशन के अनुसार हैं, स्थिति के अनुसार हैं, लेकिन ये केंद्रीय बल है हर स्थिति में। और ये नियम कोणीय संवेग सुरक्षित रहता है। अगर एक आवेश के चारों तरफ दूसरे को घुमा दिया जाए तो घूमने वाले का कोणीय संवेग संरक्षित रहता है। कहता ये है केंद्रीय बल। ठीक, तो बल की प्रकृति कैसी हुई, केंद्रीय बल है और संरक्षित बल है, यानी कंजर्वेटिव फोर्स है और सेंट्रल फोर्स है। ओके, अब कहाँ कहाँ पर ये आकर्षण बल है, कहाँ कहाँ पर ये प्रतिकर्षण बल है, उसको हम छोटे छोटे दो चित्रों के द्वारा समझ लेंगे। देखो कैसे, मान लीजिए दो धनात्मक आवेश हैं या ऋणात्मक आवेश हैं, तो इनमें कैसा बल है, इनमें है प्रतिकर्षण बल F। ठीक, और ये मान लीजिए 1 है आवेश, ये मान लीजिए 2 है, तो ये बल लगा 1 से 2 की तरफ, तो इसको लिख सकते हो F12, और ये लगा F21 ऐसे। ठीक, ऐसे ही नीचे वाले पे लगा सकते हो F12 और F21 और सदिश राशि। ठीक, अब
अगर ये विपरीत आवेश हैं तो आकर्षण बल होगा, निशान जो लगेगा बल का वो अंदर की तरफ लगेगा। मान लीजिए ये है ऋणात्मक और ये है धनात्मक, ऋण आवेश धन आवेश, तो बल का निशान अंदर की तरफ लगेगा ऐसे। ये 1 है आवेश, ये आवेश 2 है, ठीक। तो ये जो बल है 1 से 2 की तरफ है तो ये लगेगा F12, और ये 2 से 1 की तरफ है तो ये लगेगा F21, इस प्रकार, ठीक। और अगर 2 से ज़्यादा हैं, 3 आवेश हैं, अलग अलग प्रकृति के हैं, तो मान लेते हैं कि भाई 3 आवेश हैं, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ठीक। तो देखते हैं कि अगर इस पर देखना है बल तो ये वाला क्या करेगा, ये अपनी तरफ इसको आकर्षित करेगा। ये हो गया 1, ये हो गया आवेश 2, ये हो गया आवेश 3, ठीक। तो ये जो बल है 1 से 2 की तरफ है तो F12, ठीक। और ये वाला क्या करेगा, कह रहा है जी ये इसको प्रतिकर्षित करेगा, और ये बल है 3 से 1 की तरफ तो ये हो गया F31। तो इस प्रकार इन दोनों बलों का परिणामी कहीं बीच में होगा, वो होगा F, ठीक। और F कितना होगा, कहता है जी F जो होगा वो होगा F31 प्लस F12, ऐसे। कोई सदिश राशि अगर प्लस में लिखी हो तो उसके केवल परिमाण नहीं जोड़े जा सकते। सदिश राशियों को जोड़ने के या घटाने के जो नियम हैं उनके अनुसार ही होगा ये। मान लीजिए एक बल है 5 न्यूटन, एक बल है 10 न्यूटन, तो ये 15 न्यूटन नहीं है, परिमाण निकालना पड़ेगा। कहता है ये परिमाण कैसे निकलेगा, अगर 2 बल हैं उनके बीच में कुछ है, कोई कोण है, तो परिमाण, कहता है ये पैरेललोग्राम मेथड जो होता है, वेक्टर का जो पैरेललोग्राम मेथड है उससे निकाल सकते हैं। जो पैरेललोग्राम मेथड यानी वेक्टरों को एक आयत की अवस्था में लिख के, या त्रिभुज का नियम होता है वेक्टर का, उससे निकाल सकते हैं। मैं वो सूत्र लिख देता हूँ, अगर F का परिमाण आपको चाहिए तो क्या होगा, यहाँ लिख देता हूँ। कौन सा सूत्र काम करता है, F31 का वर्ग F12 का वर्ग प्लस 2F31 F12 कॉस थीटा का अंडर रूट, ठीक। जहाँ पर जो थीटा है कहता है इन F12 F32 के बीच का कोण है। तो ये आपने 11वीं कक्षा में पढ़ा होगा, ठीक। किस तरीके से 2 सदिश राशियों का परिमाण प्राप्त किया जाता है, या तो वो सदिश में लिखी हों x y z i j k i कैप j कैप k कैप में लिखी हों तो सीधे जोड़ दो आप उसको, नहीं तो अगर उनके परिमाण हैं तो उनके बीच का कोण होना चाहिए, ठीक। तो फिर ये लगेगा। अब इसका सिंपल सा उदाहरण देके बताता हूँ। मान लीजिए यहाँ पर दोबारा बनाता हूँ, F31 का परिमाण है 5 न्यूटन, ठीक। और F12 का परिमाण है 10 न्यूटन, और उनके बीच का कोण है 120 डिग्री। तो अब यहाँ से यहाँ पे ये मान रख दोगे तो तुम्हें F का परिमाण मालूम पड़ जाएगा। सीधी बात हो गई। अब समझ में आ गया कैसे करना है। हाँ, सीधे नहीं जोड़ना। अगर उनके बीच का कोण 0 है, दोनों समानांतर बल हैं, तब जुड़ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोस 0 का मान 1 होता है। तो क्या बनेगा, F12 का पूर्ण वर्ग बनेगा, तो F1 प्लस F2 हो सकता है। अगर विपरीत दिशाओं में बल हैं तो घट जाते हैं, लेकिन अगर कोई और किसी और कोण पर हैं, किसी एंगल पर हैं, तो फिर इस फॉर्मूले पर विचार करना चाहिए, इससे इसको हल करना चाहिए, ठीक। तो ये हुआ कि भाई बलों के निशान कैसे लगाए जाते हैं, कौन से बल पॉजिटिव होते हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे कि
जो बल है, फोर्स है, उसको अगर निकालना पड़ जाए, कोई चार्ज की स्थिति हो जाए, तो उसे कैसे उसमें मान रखे जाते हैं, कैसे निकाला जाता है, एक छोटा सा उदाहरण मैं दूंगा। दोनों तरीक़ों से बताऊंगा आपको, सदिश राशि का इस्तेमाल करके भी, और ये जो परिणाम है वेक्टर एडिशन का जो फॉर्मूला है परिमाण का, इसके तरीके से भी। तो ले रहा हूँ एक छोटा सा उदाहरण बल निकालने के लिए, जो बहुत ही ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब आ गया उदाहरण नंबर 4। ये कहता है कि जो गुरुत्वाकर्षण बल है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में, उसकी तुलना करिए उनके बीच लगने वाले विद्युत बल से। तो द्रव्यमान मालूम होने चाहिए। अगर द्रव्यमान मालूम होंगे तो हम गुरुत्वाकर्षण बल निकाल लेंगे। ठीक, तो गुरुत्वाकर्षण बल कैसे निकलेगा, Gm1m2/r²। और विद्युत बल कैसे निकलेगा, K(q1q2/r²। तो r हट जाएगा। ठीक, तो K(q1q2) और Gm1m2 में तुलना हो जाएगी। ये तो पहली बात है, और बड़ा सीधा सा पहला है, विद्युत की तुलना करनी है। इसके दूसरे में क्या कह रहा है, ये कह रहा है इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन में पारस्परिक आकर्षण के विद्युत बल के कारण इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन के त्वरण आकलित कीजिए, जबकि इनके बीच की दूरी 1 एंगस्ट्रॉम है। ठीक, अब ये कह रहा है प्रोटॉन के बीच में जो त्वरण है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में अगर इलेक्ट्रॉन को चलने दिया जाए तो, ठीक, तो त्वरण उसका कितना होगा, ये बात हमें पता करनी है। तो ये मैं आपको बता देता हूँ। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में अगर प्रोटॉन को बांधे रखें और इलेक्ट्रॉन को छोड़ दें तो उसका त्वरण कितना निकलेगा। ठीक, अब देखिए, ये है मान लीजिए इलेक्ट्रॉन, और ये है मान लीजिए प्रोटॉन। इस पर आवेश है धनात्मक। ठीक, और जो E है, यानी जो आवेश का मान है, वो आपको पता है। अब इनके बीच की दूरी ये कह रहा है 10⁻⁻10 मीटर है। ये हो गई R। ठीक, अब अगर प्रोटॉन को वहीं रखा जाए और इलेक्ट्रॉन को छोड़ दिया जाए तो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की आवश्यकता पड़ेगी। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान me ये है 9.1 10⁻31 किलोग्राम, और प्रोटॉन इस इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करेगा तो इस पर बल लगेगा इस तरफ को। ठीक, तो बल का मान, बल का परिमाण कितना होगा, कहता है ये बल होगा 9 10⁻9 आवेश, इलेक्ट्रॉन का आवेश, प्रोटॉन का आवेश, उनका परिमाण, उनकी गुणा का परिमाण। कहता है हो जाएगा 1.6 10⁻−19 का वर्ग।
और उनके बीच की दूरी है 10 की पावर -10 का वर्ग। ठीक, ये बल लगेगा। अब ये बल क्या बनेगा, ये बनेगा इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान इंटू त्वरण MEA, तो F = MA। तो अब इस बल को क्या बना दिया जाए, इसे बना दिया जाए MA। तो अब मिलना है त्वरण किसका, इलेक्ट्रॉन का। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान रखना होगा। ठीक, तो क्या आ गया, A 9 10 की घात 9 1.6 10 की घात -19 का वर्ग। इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से इसको डिवाइड किया गया -31 और पहले से है 10 की पावर -10 का वर्ग। तो ये जो त्वरण है ये किस में आया, मीटर प्रति सेकंड में, m/s²। ठीक, अब इसका उल्टा भी कर सकते हैं। मान लीजिए इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रख लें, प्रोटॉन को छोड़ दें, तो यही बल प्रोटॉन के द्रव्यमान से डिवाइड हो जाएगा, तो प्रोटॉन का त्वरण आ जाएगा, यानी प्रोटॉन इस तरफ हो जाएगा इलेक्ट्रॉन की तरफ को। तो क्या किया, पहले बल निकाला, उसको F = m में रख दिया, m किसका लगा दिया, इलेक्ट्रॉन का, तो इलेक्ट्रॉन किस त्वरण से चला पता कर लिया। सिंपल, ओके। धीरे धीरे आगे चल रहे हैं। अब ये कह रहा है, उदाहरण ले लिया इसने 5। ये कौन सा उदाहरण था, मैं लिख देता हूँ। ये था उदाहरण 4, ये था उदाहरण 4। ठीक, और हमने 4 का B पार्ट हल किया है। ठीक, A पार्ट में बस 2 बलों की तुलना थी, गुरुत्वाकर्षण बल और विद्युत बल। ओके, अब लेंगे उदाहरण नंबर 5। उदाहरण नंबर 5। क्या है, धातु का आवेशित गोला A। पहले बना देते हैं धातु का आवेशित गोला A। ठीक, तो ये लटकाया हुआ है इसने, देखो धातु के आवेशित गोले को एक धागे से। तो ये हो गया धातु का आवेशित गोला A, और इस पे कुछ आवेश है, धातु का है, तो इसके सरफेस पे रहता है आवेश। धातु के अंदर आवेश अंदर नहीं रहता, बाहर आ जाता है, सरफेस में आ जाता है। ठीक, कहता है दूसरा गोला है B जो 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है, यानी दूसरा जो गोला है B, उस पर भी कुछ आवेश है। कहता है वो है 10 सेंटीमीटर की दूरी पर। गोले A के परिणामी प्रतिकर्षण को नोट किया जाता है, यानी जो गोला A पर बल लगता है उसको नोट किया जाता है। ठीक, अब कहता है यहाँ पर जो बल लगेगा इस पे क्या चार्ज मान लें, इस पे चार्ज मान लेते हैं Q1 और इस पे मान लेते हैं Q2। तो बल कितना लगेगा, तो पहला जो बल बनेगा वो बनेगा देखो K Q1
Q2 और 0.1 का स्क्वायर। ठीक, Q1 Q2 दोनों पॉजिटिव हैं तो ये पहला बल बनेगा। ठीक, क्योंकि अभी दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर की दूरी को मीटर में बदल दो तो क्या बनेगा, 0.1। ठीक, कहता है अब ए को और बी को बराबर अनावेशित गोलों से स्पर्श करा दिया जाता है। अनावेशित गोलों से स्पर्श करा दिया जाता है जो समान हैं। इसका मतलब आवेश आधे आधे हो जाएंगे। अब स्पर्श कराने के बाद की स्थिति है। अब क्या होगा, कहता है जो ए है साहब, इस पर आवेश हो जाएगा Q1/2 और जो बी है इस पर आवेश हो जाएगा Q2/2। ये बन गया ए और ये बन गया बी। ठीक, और कहता है बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर कर दी जाती है। जो बीच की दूरी है अब कितनी कर दी जाती है, 5 सेंटीमीटर। यानी आवेश को आधा आधा कर लिया और दूरी भी आधी कर दी। तो कहता है जो नया बल है अब वो कितना बनेगा। कहता है अब बल बनेगा कि Q1/2 Q2/2 और जो दूरी है वो भी आधी हो गई है। यहाँ पे कितनी दूरी है, 10 सेंटीमीटर और यहाँ पे कितनी दूरी है, 5 सेंटीमीटर। तो ये हो गई 0.05 का स्क्वायर। ठीक, तो अब देखो इसे हल करें तो ये मान कितना आता है कि Q1 Q2 और देखो ये यहाँ से नंबर कितना है, 2 दूनी 4 और ये कितना हो जाएगा 25, 0.0025। तो कहता है वही आएगा जो वहाँ पर है। अगर हल कर देखें तो इतना ही बनेगा, 0.1 का स्क्वायर हो जाएगा अगर आप ठीक करके देखें इसको, क्योंकि ये 2 इसके साथ जाएगा, इसका वर्ग है तो इसके साथ पहुँचेगा 1। तो कितना हो गया, 0.1 का वर्ग बन जाएगा। तो बल कितना, कहता है ये बल वही हुआ जो पहला बल था, बाद का बल भी वही हुआ। यानी आवेशों को आधा आधा किया और दूरी को आधा कर दिया तो बल वही रहा, बल का परिमाण उतना ही रहेगा। ये था उदाहरण नंबर 5। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। बहुल आवेशों के बीच बल, यानी एक से अधिक अगर आवेश हैं तो उनके बीच बल।
हाँ, अब आ गया 1.7। ये जो नंबर है बेसिकली ये टॉपिक का नंबर है, ये हम एनसीईआरटी से लिखते हैं। 1.7 वाला जो पॉइंट है, बहुल आवेशों के बीच बल। अब बात क्या है कि अगर मान लीजिए कोई एक आवेश रखा है और उस पर बहुत सारे अन्य आवेशों के कारण बल लगता है, तो उसे किस प्रकार परिभाषित किया जाता है। तो कहते हैं जी ये सदिश राशि है, इसको सदिश राशियों के नियम के अनुसार ही जोड़ा जाता है, इसका परिमाण उसी के अनुसार निकाला जाता है या इसकी दिशा उसी नियम के अनुसार जोड़ी जाती है, यानी सदिश राशि को जोड़ा जाता है। ठीक, अब लिखते हैं किसी बिंदु आवेश Q0 धनात्मक पर अन्य आवेशों जैसे Q1 धनात्मक, Q2 धनात्मक, Q3 धनात्मक के कारण लगने वाला बल, के कारण लगने वाला बल। ठीक, आवेशों है ना, आवेशों। ओके, डन। अब इसमें क्या करेंगे, एक आवेश लेंगे धनात्मक Q0 और उस पर इन आवेशों के कारण लगने वाले बल को लिख देंगे बस। ठीक, अब उसके लिए क्या करना है, क्या करते हैं कि यहाँ लिखते हैं एक आवेश Q0, ठीक, और यहाँ लिखते हैं Q1, Q2, Q3, और जो स्थितियाँ हैं ये बताते हैं इनके बीच की जो स्थिति है ये क्या है। देखिए R10, तो लिख सकते हैं इसको R10, 1 से 0 की तरफ, ये बन गया इसका स्थिति वेक्टर, है ना। अब यहाँ से लिखें तो ये क्या बनेगा, ये इसका बनेगा R20, और इस तीसरे वाले का देखें तो क्या बनेगा इधर को R30। अब इन सभी की वजह से लगने वाले बल, ये पहला बल F10 और इसकी वजह से लगने वाला F20 और तीसरे वाले का बनेगा F30, और बस इन सब का परिणामी लिख देंगे। ठीक, तो परिणामी बल है ना, तो लिख दो परिणामी बल किस पर, यहाँ लिख देंगे Q0 पर, ऐसे। तो क्या करेंगे उसके लिए, उसके लिए लिख देंगे F और F10, F20, F30 और वेक्टर लगा देंगे, हो गया फाइनल। ठीक, अब किसी भी बल को अगर लिखना हो यहाँ पर तो क्या लिखेंगे, देखो के Q1 Q0 है ना, तो इसके लिए के ले लेंगे ब्रैकेट में, ये हो गया Q1 Q0, Q2 Q0, Q3 Q0, और ये R10 का वर्ग और R10 की दिशा,
प्लस ऐसे ही r20 की दिशा और r20 का वर्ग, ऐसे ही तीसरे वाले में r30 की दिशा और r30 का वर्ग। ओके, इस प्रकार इसको लिखा जा सकता है। ठीक, यानी सभी बलों को सदिश अवस्था में वेक्टर फॉर्म में लिख करके दिखाना होगा। तो ये क्या है, इसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक, वेक्टरों को जोड़ने को बोलते हैं, वेक्टर एडिशन ऑफ 2 and more वेक्टर्स, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, एक से अधिक सदिश राशियों को जोड़ना। ठीक, ये है सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन का सिद्धांत, यानी वेक्टरों को जोड़ने का जो सिद्धांत है उसकी बात हो रही है। अब इसके आधार पर सवाल यानी उदाहरण आ रहा है हमारे सामने, हम वो करेंगे। ठीक है, क्या उदाहरण है जरा पढ़ लेते हैं एक बार। उदाहरण है 6, कहता है 3 आवेशों Q1, Q2, Q3 पर विचार कीजिए, जिनमें प्रत्येक Q के बराबर है तथा L भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के शीर्षों पर स्थित है। त्रिभुज के केंद्रक पर चित्र 1.9 में दर्शाए अनुसार स्थित आवेश कैपिटल Q, बड़ा Q, जो Q का सजातीय है यानी पॉजिटिव है ऐसा मान सकते हैं, पर कितना परिणामी बल लग रहा है। ठीक है, अभी आता है जो है 3 आवेश बराबर दूरी पर, बराबर कोण पर, बराबर स्थिति में रखे हैं समबाहु त्रिभुज के शीर्षों पर, और एक उसके केंद्र पर रखा है। ठीक है, तो किस तरह का मामला है, एक समबाहु त्रिभुज बना देता हूं। देखो ये बन गया समबाहु त्रिभुज, और यहाँ पर जो आवेश रखे हैं वो हैं Q, और यहाँ पर भी दूसरा आवेश वो भी Q, और यहाँ पर जो आवेश है वो भी Q, और जो लंबाई है भुजा की वो है L। ठीक, केंद्र पर, परिकेंद्र पर, लंब केंद्र पर, क्योंकि सारे के सारे जो केंद्र होते हैं वो एक ही होते हैं इसके, तो इस केंद्र पे रखा हुआ बल है, यहाँ पर जो बल रखा है ये है कैपिटल Q। ये वाला देखो ऐसे हो गया। अब कैपिटल Q पर लगने वाला परिणामी बल, तो कुल मिलाकर देखते हैं कि अगर इस देखें थोड़ा सा, तो ये जो दूरियां हैं देखो, एक ये वाली, एक ये वाली और एक ये वाली, ये सभी दूरियां समान हैं, और इन दूरियों के बीच का जो कोण है वो भी सबका एक जैसा है, 120 डिग्री। इनमें से एक दूरी को R मान लें तो सारी दूरियां R हो जाएंगी। ठीक, और बल देखें
तो आवेशों के परिमाण Q बड़ा Q छोटा Q बड़ा Q छोटा Q बड़ा Q, यानी बल सारे बराबर हैं, बल जो है परिमाण में बराबर हैं। यानी देखा जाए तो यहाँ पर लगने वाले जो बल हैं, इस Q को अगर इस तरह बना दिया जाए ऐसे, तो ये ऊपर की तरफ से लगने वाला बल है F, और इस तरफ से लगने वाला बल है ये भी F, और इनके बीच का कोण है 120। ठीक, ये वाला बल और ये वाला बल देखो। अब तीसरा बल ये इधर को लगेगा, प्रतिकर्षण बल होगा, तो कहता है ये बल भी कुछ इसी तरीके से है ऐसे, और इनके बीच का जो कोण है वो भी है 120, और इनके बीच का है वो भी है 120। ठीक, इस तरीके से है यहाँ पर जो बल हैं। अब कहता है इन तीनों बलों का जो परिणामी बल होगा वो कैसा होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हमारे लिए सरल क्या है, हम क्या करें, हमने एक विधि पढ़ी है घटक, किसी सदिश राशि के घटक बनाने का तरीका। ठीक, वो लगा देते हैं इसके ऊपर, ये आसानी से हो जाएगा फिर। ठीक, तो घटक बनाने का तरीका लगा देते हैं इसके ऊपर। ठीक, तो दो लंब रेखाएं खींचते हैं और बल बनाते हैं। सबसे पहले ये वाला नीचे की तरफ, यानी एक बल बना देते हैं नीचे की तरफ F, दूसरा बल बनाते हैं इधर को, यानी यहाँ से 120, तो कितना बनेगा, यहाँ से 120, यहाँ से 120, 90 और 30, तो 30 पे बनेगा, देखो 30 डिग्री पे F। ठीक, ऐसे ही यहाँ से दूसरा 120, वो इधर को बनेगा 30 डिग्री पे ऐसे। तो यहाँ पे रखा हुआ है क्या, बड़ा Q। ठीक, यहाँ पे छोटा Q है, उसका प्रतिकर्षण, एक छोटा Q यहाँ पे है, उसका प्रतिकर्षण, एक छोटा Q यहाँ पे है, उसका प्रतिकर्षण, ऐसे बनेंगे ये। अब परिणामी बल यानी F रिजल्टेंट अगर निकालें तो इसे मान लेते हैं YX और इसे मान लेते हैं X अक्ष। ठीक, अब इसके बाद परिणामी बल लिखेंगे सबसे पहले, एक X वाला और एक Y वाला। तो देखते हैं कहीं X वाला Y वाला कहीं दोनों जीरो ना हो जाएं। ठीक, तो क्या करते हैं, सबसे पहले X अक्ष का परिणामी बल देखते हैं, उसको क्या लिख सकते हो तुम, उसे लिख सकते हो Fx। ठीक, अब देखो इस F का एक घटक इस तरफ को जाएगा, वो होगा F cos 30, एक इधर को जाएगा, वो होगा F sin 30। इसके घटक हो गए हैं, ओके। अब इसके घटक, इसका एक पीछे को जाएगा F cos 30, एक ऊपर को जाएगा F sin 30, इसके भी घटक हो गए हैं। तो x अक्ष पे घटक इधर को जाने वाला कौन है, F cos 30, ये पॉजिटिव है x एक्सिस पे जाने वाला, और ये नेगेटिव है, तो घटा दो इसमें से F cos 30, तो ये आ गया 0, यानी x अक्ष पर परिणामी बल का कोई घटक नहीं आया। अब देखते हैं y अक्ष पे, y अक्ष पे ऊपर की तरफ जाने वाले हैं दो F sin 30, और नीचे की तरफ है F, ये रहा देखो F नीचे की तरफ, ये भी जीरो हो जाएगा, क्योंकि sin 30 का मान क्या होता है, sin 30 का मान होता है 1/2, तो 1/2 कट जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा। तो कुल मिला के तुम्हें लिखना है सिर्फ F का मान एक बार बस। F का मान कितना होगा, F का मान होगा K Q बाई R स्क्वायर। ठीक, इस R को इस L के पदों में बता दो, देखो यहाँ से निकाल लो, इस त्रिभुज से ये कोण कितना है 30, और ये क्या बचेगी, ये बचेगी L/2, तो लगा दो cos 30 आधार हो गया L/2, कर्ण हो गया R, तो R का मान आ गया, देखो यहाँ से क्या करना है L/2 R। ठीक, यहाँ से तुम्हें R का मान निकाल के यहाँ लगाना है, यानी इस R का मान निकाल के यहाँ लगाना है, F को परिभाषित कर देना है, उसके बाद ऐसे सॉल्व कर देना है, इसको घटकों में सॉल्व करके बता देना है कि जो बड़े Q पर जो केंद्र पे रखा है त्रिभुज के लगा हुआ परिणामी बल 0 होगा। ठीक, अब इसके बाद ये भी हो सकता है भाई वर्ग हो, किसी वर्ग के केंद्र पे रखा हो, कोई भी बहुभुज
हो, अगर उसके सभी कोनों पर बराबर चार्ज हो तो उसके केंद्र पे रखे हुए चार्ज के ऊपर बल कैसा होता है? शून्य होता है। उसके सभी घटक आपस में कैंसिल हो जाते हैं, ये बात पक्की है। ठीक है। किसी बहुभुज पे बल कैसे लगाए जाते हैं, कंपोनेंट बनाते हैं, उसके घटक बनाते हैं, वो आगे कोई उदाहरण है तो मैं लूँगा, उसके बाद बताऊँगा आपको। अब इसके बाद उदाहरण है 7 नंबर। ठीक, ये उदाहरण था 6 नंबर, है ना, ये 6 नंबर था, इसको 6 कर लेंगे आप। ये था, अरे नहीं तो नंबर लिखा हुआ है बाबू, ऐसे ही लिखा रहने दो इसको। अब अगला उदाहरण लेंगे, 7 नंबर का उदाहरण है ना। उदाहरण का नंबर मैंने शायद नहीं लिखा इस बार ना, कोई बात नहीं। अब लेते हैं अगला उदाहरण। अगला उदाहरण है 7 नंबर का, तो लिख देता हूँ इस बार उदाहरण का नंबर, है ना। उदाहरण कौन सा है? 7 नंबर वाला। ओके, अभी हमने 6 नंबर वाला किया, तो 7 नंबर वाला। चित्र 10 में दर्शाए अनुसार किसी समबाहु त्रिभुज के शीर्षों पर स्थित आवेश Q, Q माइनस Q पर विचार करिए। प्रत्येक आवेश पर कितना बल लग रहा है? ठीक, ये भी निकालना है। खैर, बना लेते हैं फिर से एक समबाहु त्रिभुज। ये बन गया। आवेश कैसे रखे हैं? Q, Q माइनस Q ऐसे रखे हैं। देखो, यहाँ है माइनस Q, यहाँ Q और यहाँ पे Q, और जो भुजा है वो है L। ठीक, ये रखा है A और ये रखा है B पे, ये रखा है C पे। ऐसा मान लेते हैं, क्योंकि ये मानने के बाद हमें थोड़ी आसानी हो जाएगी। और जैसा कि बुक में दिखाया गया है, इसको A माना, इसको B माना, इसको C माना, तो बुक के अनुसार ही मान लेते हैं। ठीक है, बुक के अनुसार ही नंबर डाल देते हैं। यानी इसको क्या माना? इसको माना कोना A, इसको B, इसको C। तो कह रहा है आवेश, सभी आवेशों पर बल बताइए, एक दूसरे की कारण, एक दूसरे की वजह से सभी आवेशों पर बल बताइए। तो सबसे पहले क्या करते हैं? इस पर निकालते हैं बल, है ना। बिंदु C पर, है ना, रखे आवेश, कितना आवेश रखा है यहाँ पे? माइनस Q पर बल, ऐसे। ठीक, यानी पहले इस वाले पे निकालते हैं। तो तुम देख रहे हो कि ये धनात्मक, ये धनात्मक, ये ऋणात्मक, तो ये आकर्षित करेगा ऐसे, F इधर को, ठीक, और एक F इधर को। ठीक, अब ये दोनों F परिमाण में समान होंगे। क्यों? क्योंकि दूरियां समान हैं। F कितना होगा? F यहाँ लिख देता हूँ, KQ² बाई L²। दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या है? L है, त्रिभुज की एक भुजा है, और दोनों आवेशों के परिमाण बराबर हैं, -Q + Q -Q + Q। और दिशा मैंने बता दी ऐसे। अब इन दोनों के बीच में कितना कोण है? कहता है 60 डिग्री का कोण है। तो बीच में जो परिमाण है बल का वो कितना होगा? यहाँ पे जो बल लगेगा उसका कितना होगा? तो निकाल लिया, कर देते हैं। इसे घटक से करेंगे या परिणामी बल के सूत्र से करेंगे? तो कहता है परिणामी बल का सूत्र ही लगा दो आप, F परिणामी, इसे लिख देंगे FR। ये हो गया FR। ठीक, तो F का स्क्वायर, F का स्क्वायर, F1 F2 का स्क्वायर हो गया, और 2F, फिर एक F, और फिर cos 60 डिग्री। तो कहता है ये आ जाएगा, देखो। अब इसे ठीक कर लो। cos 60 की वैल्यू क्या होती है? 1/2, 1/2 से 2 कट जाएगा, तो F² F² F²। तो ये हो गया परिणामी, देखा जाए तो ये आ रहा है
एफ वर्गमूल 3। अब इसमें क्या करोगे, एफ का मान रख दोगे। कितना है एफ का मान, ये रहा एफ का मान, किन्हीं दो आवेशों के बीच में जो बल है उसका मान रख दोगे। अब इसमें एफ का मान रखो, एफ का मान कितना है, के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, और साथ में क्या आया, वर्गमूल 3। ये क्या आ गया, ये आ गया न्यूटन में बल, परिणामी बल एफ आर। तो ये बन गया, देखो आंसर, एक वाला आंसर ये बन गया, न्यूटन, है ना, ऐसे। अब इसी प्रकार ए या बी पर भी तुम निकाल पाओगे परिणामी बल। उसमें क्या होगा देखो मैं बताता हूँ, एफ के परिमाण वही हैं, एंगल बदलेगा। मान लीजिए Q1 पर बल देखता हूँ, ठीक, तो ये नेगेटिव इस पॉजिटिव को आकर्षित करेगा, ये हो गया एफ। ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को प्रतिकर्षित करेगा, ये हो गया एफ। तो यहाँ पे कोण कितना है, 120, ठीक। तो 120 कहाँ लगेगा, कहता है जी यहाँ 120 लगेगा, बस और कुछ नहीं। इसमें ऐसा होगा, कहता है इसमें भी ऐसा ही होगा, ये नेगेटिव है, ये इसको आकर्षित करेगा, और ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को प्रतिकर्षित करेगा। कहता है यहाँ पे भी कोण वही होगा, 120। 120 कर देने की वजह से यहाँ पर जो वैल्यू होती है cos 120 की, वो होती है -1/2। तो -1/2, तो क्या होगा, ये माइनस का एफ स्क्वायर हो जाएगा, 1 से कट जाएगा, तो यहाँ √3 नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा केवल एफ, ठीक। यानी दो वेक्टर, दो बराबर सदिश राशियाँ अगर 120 डिग्री के कोण पर काम करती हूँ तो उनका परिणामी भी उनमें से एक के बराबर होता है। ये बात आपने 11वीं कक्षा में पढ़ी होगी, ठीक है। तो कुल मिला के ये सभी बल निकल जाएंगे। ये था उदाहरण नंबर 7। तो हमने कूलाम के नियम पर बने सभी उदाहरणों पर चर्चा की और उसके सभी तथ्यों पर प्रकाश डाल दिया कि भाई ऐसे ऐसे जो है ये बल काम करता है, कैसा बल है, क्या इसकी प्रवृत्ति है, इसकी शर्तें क्या हैं, ठीक। अब इस पर जो बनने वाले आंकिक प्रश्न हैं, न्यूमेरिकल्स जो हैं, वो आएंगे प्रश्नावली में, अभ्यास में। अब वो जब अभ्यास में कराऊंगा तब वो भी कराऊंगा आपको, ठीक। यहाँ पर एनसीईआरटी को हम पूरी तरह हल करेंगे, ये बात मैंने पहले भी कही है इस वीडियो में, मैं फिर से कहता हूँ। एनसीईआरटी पाठ्यपुस्तक को पूरी तरह हल किया जाएगा, उसके सभी तथ्यों बिंदुओं पर पूरी तरह बात की जाएगी, उनको डिटेल में मैं समझाऊंगा, ओके।